हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज, कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज के बारे में, जिसे नेहरू जी ने लिखा है, जिसका पार्ट है फर्स्ट, पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज के पार्ट का नाम है युगों का दौर, जिसे हम आज पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे युगों का दौर, अर्थात भारत में किस प्रकार से अलग अलग युग में कौन कौन से शासक रहे हैं, राजा रहे हैं, उनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तार रहा, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली थी, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। इसका क्या मतलब हुआ कि मौर्य साम्राज्य, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये चित्र में दिखाया जा रहा है। ये मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, जो ये लाइनें लाइनें दिख रही हैं, ये पूरा, ये सब जिस पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार था, उनका साम्राज्य विस्तार था। लेकिन शुंग वंश इतना विस्तार नहीं हो पाया, उसका अपेक्षाकृत बहुत छोटे से हिस्से पर साम्राज्य था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्सी या भारतीय यूनानी फैल रहे थे। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उत्तर में तो ये राज्य जो थे काबुल पंजाब से सब फैल रहे थे, भारतीय यूनानी आ रहे थे। वहीं दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य जो थे वो भी अपेक्षाकृत बड़े हो रहे थे, उभर रहे थे, जैसे चोल, चेर, पांड्य, ये दक्षिण में थे। मेनांडर के नेतृत्व ने उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया। मेनांडर जो कि एक यहाँ पर शक जो थे उनमें से एक प्रतापी राजा रहा मेनांडर। तो मेनांडर जब उसके नेतृत्व में उन्होंने अपनी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र तक इसका विस्तार किया, आधुनिक पटना जिसे हम बोलते हैं, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। मेनांडर स्वयं भारतीय चेतना से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि वो बौद्ध हो गया। और बौद्ध बनने के बाद, पहले उसका नाम मेनांडर था, बाद में जब उसने बौद्ध शिक्षा ग्रहण कर ली, बौद्ध बन गया, तो उसका नाम राजा मिलिंद के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत ही प्रतापी राजा था। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्ध लगभग एक संत के रूप में है, और इतनी ज्यादा मतलब उसने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की कि जिस प्रकार एक भिक्षु होता है, एक संत होता है, वैसे उसकी एक छाप मिलती है। वो लोक प्रसिद्ध किस रूप में हुआ? मिलिंद के रूप में, राजा मिलिंद के रूप में जाना गया। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनान बौद्ध कला का जन्म हुआ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे आज आपको वर्तमान में दिख रहा है भारत, हमारा भारत ऐसा इस प्रकार से नहीं था। जो जगह आप देख रहे हैं चित्र में कि किस तरीके से भारतीय यूनानी, जब यूनानी भारत में आए, उनके संस्कृतियों का मेल, और साथ ही साथ अफगानिस्तान, सरहदी सूबे यानी कि आसपास के सूबे मतलब क्षेत्र, प्रांत की बात कर रहे हैं, इन सब प्रांतों ने जब आपस में मिले तो क्या कह रहे हैं, एक नए संस्कृति का जन्म हुआ। गांधार की यूनान बौद्ध कला, गांधार शैली, मथुरा शैली, आप ये पढ़ेंगे इन सब के बारे में, तो इसकी एक नई मतलब एक नई शैली का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध हैं बौद्ध धर्म के लिए। निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर पर एक लाट है जो हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से, यहाँ ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि वेस नगर विदिशा में जो पत्थर है का जो एक स्तंभ लेख है, जैसे तो मैंने अशोक के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध 13 स्तंभ लेख हैं, लेकिन यहाँ पर ये वेस नगर विदिशा वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेनाइट पत्थर से बनाया हुआ स्तंभ है, हेलियोडोरस, हेलियोद स्तंभ के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। इसका समय ईसवी पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी माना जाता है। इस पर संस्कृत का एक लेख है, और ये भी पूछा जाता है, इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि वेसनगर विदिशा में जो है हेलियोडोरस के जो नाम से एक स्तंभ लेख है, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, शुद्ध संस्कृत में है। इससे हमें यूनानियों के भारतीकरण की झलक होने की मतलब पता चलता है कि किस प्रकार यूनानी जब भारत में आए और उन्होंने अपना भारतीकरण कर लिया। ये सारी जानकारी हमें वेद विदिशा वाले स्तंभ से मिलती है, जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति में जज्ब हो गए। भारत जो सरहद पार से आए थे, अर्थात भारत के लोग नहीं थे, यूनानी भारत में आए और भारतीय संस्कृति से इतने घुल मिल गए कि अपने आप को उन्होंने भारतीय बना लिया, भारतीय संस्कृति में जज्ब हो गए, मतलब मिल गए, घुल मिल गए, और वो भारतीय कहलाने लगे। मध्य एशिया में शक लोग अक्सर अक्षु नदी के घाटी में बस गए, और इस प्रकार से मध्य एशिया से जो शक आए थे, सीरियल लोग जो आए थे, शक जिसमें अभी हमने कुषाण को पढ़ेंगे, ठीक है, अभी
और भी कई सारे प्रतापी राजा रहे हैं। तो उसमें जो शक आए थे वो भी बाहर से आए थे। ये लोग अक्षु नदी के घाटी में आके बस गए। यूची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। अब जो शक आए थे, यूनानी आए थे, वो भी भारतीय हो गए। ऐसे ही भारत में जो शक आए वह भी क्या हो गए, कुछ तो हिंदू बन गए और कुछ बौद्ध धर्म बन गए। यूचियों में से एक दल कुषाणों का था, जिसमें सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था कुषाणों में। तो यहाँ पर जो शक थे उन्हीं में से ये अलग अलग उसमें ग्रुप बना के आए थे, अलग अलग टोलियों में। तो कुछ तो बौद्ध हो गए, कुछ हिंदू हो गए, कुछ अलग अलग। इसी प्रकार से इनमें से एक दल कुषाणों का भी था। जब कुषाण भारत में आए तो उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत का अपना विस्तार किया। और उन्होंने भी क्या किया, उत्तर भारत हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है और आक्रमण के लिए बहुत ज्यादा। दक्षिण में इतने आक्रमण नहीं हुए, पश्चिमोत्तर प्रांत से ही ज्यादातर विदेशी लोग आए हैं भारत में, चाहे उन्होंने अपना भारतीकरण कर लिया हो या सिर्फ हमला करने के लिए आए हो, अपना विस्तार कर लिया उन्होंने शकों को पराजित करके। अब जो कुषाणों का एक दल था, उन्होंने शकों से आपस में युद्ध हुआ उनमें और उन्होंने पराजित कर दिया, उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। जो शक थे उनको खदेड़ा किसने, कुषाणों ने। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इस प्रकार से जो शक थे वो कुषाणों के प्रतापी राजा कई सारे हुए, उनकी वजह से, जिसमें से कनिष्क का नाम मैं आपको बता रही हूँ, कि काठियावाड़ और दक्षिण की ओर उनको धकेल दिया, अर्थात उनको खदेड़ दिया, भगा दिया वहां से। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पे, इससे पहले अभी हम पढ़ रहे थे कि शकों ने उत्तर भारत पर कब्जा कर रखा था, अब शकों को वहां से खदेड़ दिया और वहां पर कौन आ गए, कुषाण आ गए। इस प्रकार से अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। ये तो हमारी एक पूरक पुस्तक के रूप में है जो कि नेहरू जी ने लिखी हुई है, उसके बारे में बताया। अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध बन गए। सेम कुषाणों में भी वही हुआ, जिस प्रकार से शकों ने कुछ हिंदू बन गए, कुछ बौद्ध धर्म अपना लिया, उसी प्रकार कुषाणों ने भी क्या किया, शक और कुषाण दोनों ने कुछ तो हिंदू बन गए और कुछ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, उन बौद्ध कथाओं का भी नायक था। जिस प्रकार हमने अभी शकों में पढ़ा था ऊपर कि भाई मिलिंद को पढ़ा था राजा, जो राजा मिलिंद के नाम से मेनांडर जो था, इसी प्रकार से अगर हम कुषाणों की बात करें तो सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, जिसने प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध सभा संगीत का आयोजन किया था। और उसी समय हमारा जो बौद्ध धर्म था दो शाखा में बट गया था। उसी कनिष्क की बात हो रही है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कार्यों का जिक्र मिलता है कि उसने जनता के लिए कौन कौन से सार्वजनिक कार्य किए थे। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरस्त लोग, यानी कि जरस्त जो पारसी धर्म लोग के लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा, का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय, विश्व में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला, यह लोगों का बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ दूर दूर से, देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों से मिलने का स्थान बन गया था। यहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से लोग आते और यहाँ पर मिलते थे। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीधी है। यूचियों, यूनानी और बखात्री यूनानी, कई तुर्की, चीनियों, इन सब लोगों की सभाएं होती थी, अलग अलग जगह से लोग आते थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि किस प्रकार से ये जो मथुरा कुषाण साम्राज्य था, जो आपको ये दिख रहा है पूरा, ये अंडरलाइन किया हुआ है इस तरीके से सर्कल में, ये सारा का सारा हमारा कुषाण साम्राज्य है। साथ ही साथ आपको नीचे सिक्के दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन, सिक्कों वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे, कुषाणों ने चलवाए थे, और सबसे अधिक गुप्त वंश में चलाए गए थे। तो ये आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पढ़ाई हुई अच्छी लग रही तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और इस तरीके से आने वाले वीडियोस का लाभ उठाते रहें। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुआ और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए, जब भारत में अलग अलग जगह से, कि कौन कौन, हैंसांग, इत्सिंग, फायान, ये लोग भी जो विदेशों से लोग आते थे, चाइना से, जापान से, अलग अलग देशों से। तो वही बताया गया कि मूर्तिकला और चित्रकला की बात कर रहे हैं।
एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। जब विभिन्न देशों के लोग आते, बैठते, मीटिंगें करते, तो अपनी अपनी संस्कृति के बारे में चर्चा करते, और इस प्रकार से मिली जुली संस्कृति से कुछ कुछ संस्कृतियां जो थी विदेशों वाली, जो भारत में भी जन्म ली, जैसे अभी गांधार शैली की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ चित्रकला भी दिखाई दी। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए थे। कि अगर संपर्क की बात करें तो चाइना से सबसे पहले संपर्क 64 ईस्वी में हुए थे। यहाँ चीनी राजदूत आए थे। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे में मिले थे उन्हें आड़ू और नाशपाती, इस प्रकार भारत में आड़ू और नाशपाती का विकास हुआ कि चीन ने हमें तोहफे में क्या दिया था। जैसे हम किसी के यहाँ जाते तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो ऐसे ही चाइना के जब राजदूत यहाँ पर आए तो आड़ू और नाशपाती भेंट के रूप में लेकर आए, उपहार के रूप में आए, तो भारतवासी आड़ू और नाशपाती से परिचित हो पाए, और इस प्रकार यहाँ पर भी आड़ू नाशपाती हम कह सकते हैं कि हम लोग भी आगे इनका उपयोग करने लगे, उगाने लगे। गोबी रेगिस्तान, जो कि ठंडा रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फानो और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। ये बता रहे किस प्रकार से भारतीय चीनी लोगों का जो मेल था, संस्कृतियों का मेल था, ईरानियों का आपस में एकदम इंटरचेंज जैसे करना, तो अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। कनिष्क के समय में हीनयान और महायान, उन दोनों के बीच मतभेद खड़े हो गए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। मतलब जो सभा संगीत होते थे उसमें बहुत सारे देशों के लोग आते थे और चर्चाएं होती थी। और कई बार क्या होता था, कई बार विवादित मुद्दे भी उठ जाते थे जिसमें अलग अलग टॉपिक को लेकर। ऐसे ही चौथी सभा जो हुई थी, बौद्ध धर्म पर विवाद हुआ, और इतना विवाद हुआ कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। इन विवादों में से एक नाम सबसे पहले अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है, यह नाम है नागार्जुन का। नागार्जुन बहुत बड़े बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध भिक्षु के रूप में जाने जाते हैं, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए थे। इनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों से बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। हीनयान और महायान दो शाखाएं थी। हीनयान जो किसी में परिवर्तन नहीं चाहते थे, पर महायानियों ने परिवर्तन, महायान से वज्रयान, वज्रयान से आपके ये सिद्धनाथ, इनका विकास हुआ। जो आज हम गोरखनाथ वगैरह का नाम आप सुनते हो, या योगी आदित्यनाथ, तो ये नाथ संप्रदाय, ये भी हमारा बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है महायान की। उसी की जो बौद्ध की शाखा है एक, महायान से ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। और ये महायान ही चीन में गए जहां इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, लंका और बर्मा में भी। तो अगर आप देखेंगे पड़ोसी देशों में, तो जितना हमारे भारत में प्रचार प्रसार नहीं हुआ बौद्ध धर्म का, उतना हमारे पड़ोसी देशों में, क्योंकि उस समय जो संगीत सभाएं होती थी, लोग आते थे अलग अलग देशों के लोग, और चर्चाएं होती थी। फिर वही विद्वान जाकर दूसरे देशों में, प्लस हमारे यहाँ के विद्वान भी अलग अलग देशों में भ्रमण करते थे। इस तरीके से चाइना, नेपाल, श्रीलंका, जापान, है ना, तिब्बत, म्यांमार, बर्मा, इन सब जगह पर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ, वो भी हीनयान वाली शाखा से। उसमें परिवर्तन के आकांक्षी थे, इसीलिए बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को इन लोगों ने अपना लिया। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया, कुषाण भी भारतीय बन गए। जिस प्रकार आप मुगलों को देखते हो वो भी भारतीय हो गए, ऐसे ही परंपरा पहले से चली आ रही है। और ये ऑटोमेटिकली हमारा भारत अद्भुत बन गया, डिफरेंट बन गया पूरी दुनिया में, क्योंकि हमने सबको स्वीकार कर लिया। और वो लोग, उन्होंने अपने आप को भारतीय बना लिया, अपनी खुद की पहचान भूलकर खुद भारतीय बन गए। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए। और भारतीय, जब आप भारतीय बन गए तो भारत की जाहिर सी बात है संरक्षक भी हो जाएंगे आप। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चलती रही। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप से ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिनका नाम चंद्रगुप्त था, इन नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये मौर्य साम्राज्य वाले चंद्रगुप्त नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिन्हें लौह स्तंभ बनवाया, ये वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। इनके समय में आप देखेंगे कालिदास वगैरह जो रहे हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये। तो इन्होंने क्या किया, जो बाकी लोग जो थे, इनके अंदर कहीं ना कहीं ये था कि हम राष्ट्रीयवाद के रूप में बहुत सारे हमलावरों को यहाँ से मार भगाया। काफी प्रतापी शासक रहे हैं। इस तरह से 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हो गया। और अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य का जब पतन हुआ तो शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद किस तरीके से शक आए, कुषाण आए,
इस तरीके से अब समय आ गया है गुप्त वंश का। गुप्त वंश का जो प्रारंभ हो गया था 320 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य जो कि भारत में अपने इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके कई कारण रहे हैं, जैसे कला, संगीत, साहित्य, स्वर्ण मुद्राएं, ये सब का चरम सीमा पर विकास हुआ था, इसीलिए इसको स्वर्ण युग, गुप्त युग का दूसरा नाम संज्ञा दी गई है स्वर्ण युग की। इस साम्राज्य के बाद एक कई महान शासक हुए। गुप्त साम्राज्य में एक से एक प्रतापी राजा हुए। जैसे अगर पिछले साम्राज्यों की बात करते हैं तो कोई एक दो राजा रहे हैं प्रतापी, बट अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो इसमें एक से बढ़कर एक प्रतापी शासक हुए, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल रहे। उन्होंने युद्ध भी अच्छे से किया और शांति भी स्थापित किया और लंबे समय तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आखिरकार ब्राह्मण क्षत्रियों जो भारत में थे, उनको सोचने पर मजबूर करना पड़ा कि हमें अपने देश की रक्षा करना ही पड़ेगी, नहीं तो विदेशी तत्व हमें इसी तरीके से परास्त करते रहेंगे और भारत में प्रवेश करते रहेंगे। यहाँ घुल मिल गए, उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। भले ही कुषाण तक आके भारतीय हो गए, यूनानी भारतीय हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में तो अगर जब आए थे तब तो वो विदेशी थे ना, तब तो उन्होंने भी आक्रमण किया और हमने भी उन्हें विदेशी समझ के उनको भगाया, हमला किया, युद्ध किए और धीरे धीरे करके बाद में वो भारतीय बन गए। इसी प्रकार से जितने भी नए तत्व भारत में जो बाहरी देशों से आए थे, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में उनको प्रबल विरोध करना पड़ा, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से एडजस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया, पुराने ब्राह्मण आदेशों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया, कि यहाँ पर जिस प्रकार ब्राह्मण का वर्चस्व था वो सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी और धीरे धीरे कुरीतियां भी कुछ कुछ विकसित होने लगी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान से आए थे जिन्हें उन्होंने आर्यव्रत या भारतवर्ष कहा। भारतवर्ष को दूसरा नाम क्या है, आर्यव्रत भी कहा जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि जब सबसे पहले यहाँ पर आर्य आए थे और ये पृथ्वी जो है, ऐसा माना जाता है भारत की जो भूमि है वो आर्यव्रत, आर्यपुत्र कहा जाता है भारतीय लोगों को जो पुराने। तो सबसे पहले आर्य आए थे, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम करें। सबसे पहले जब आर्य भारत में आए थे तब भारत में जो लोग थे उनके साथ ये समस्या थी, जो ब्राह्मण थे, कि किस प्रकार से आर्यों के साथ सामंजस्य बिठाया जाए। और धीरे धीरे फिर वो सामंजस्य बैठ जाता है, भारतीय हो जाते हैं। भारत अब भारतीय नहीं हो जाते, आर्यों का ही भारत कहा जाने लगा। उनके नाम से ही आर्यव्रत नाम पड़ गया हमारे देश का। भारत की इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूती बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत हुआ और आखिरकार एक हल निकल के आया कि भारत आर्यों का ही देश कहा जाने लगा, आर्यव्रत इसका नाम पड़ गया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए। मतलब इसी प्रकार से और बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आते गए और भारतीय होते गए, भारतीय रंग उन पर चढ़ता गया, वह भारतीय बनते गए। जज्ब होने का मतलब क्या है, भारतीय हो जाना। लेकिन समय समय पर अजीबो रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों ने हमले से उन्हें हिला दिया और हर बार यहाँ पर विदेशी आते, अलग रस्मों रिवाज, अलग नई तरीके से लोग यहाँ पर आए, अजनबी लोग हमारे लिए हमले किए उन्होंने, और कुछ तो हमला करके चले गए। कई हमलों को हमने अनदेखा कर दिया, कई को अनदेखा नहीं कर पाया, कई भारतीय बन गए, कई यहाँ से भाग गए। और ऐसे जो आते गए और उन्होंने अपनी संस्कृति कल्चर को यहाँ पर भी डेवलप किया। तो आज आप देखते हो ना कि भारत के हर एक कोना अपना रंग दिखाता है, हर एक संस्कृति, कल्चर, भाषा हर एक जगह अलग है। अब आपको इस चैप्टर से इन जो हम भारत की खोज लगातार पढ़ते आ रहे हैं अब तक, तो भारत का पूरा एक झलक क्लियर हो जाती। नेहरू जी की जो सोच थी बहुत विकसित थी। उन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, विश्व इतिहास की झलक, और ये लिखी है भारत की खोज। अगर ये इतिहास की जानकारी तो नहीं देती है, बट भारत के बारे में आपको एक जानकारी, एक आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमारा भारत कैसा था। वो एक मोटा मोटा पूरी झलक दिखा दे रहे हैं। तो किस प्रकार भारत के जो आज रंग हमें दिखाई देते हैं कि विश्व में सबसे डिफरेंट जो है हमारा देश कैसे बना। अब शायद आपको पता चल रहा होगा, ये चैप्टर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते गए, अपने संस्कृति के साथ भारत में ही भारतीय हो गए, भारत की संस्कृति में जज्ब हो गए और अपनी अपनी संस्कृति को यहाँ पर विकसित करने लगे। अंदर आकर भी उन्हें ये नहीं कहा गया कि नहीं
आप हिंदू बन के रहेंगे, आप ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं कहा गया। और इसी तरीके से हमारा भारत अपने आप अनेकताओं में, जैसे आप देख रहे हैं ना कि एकता का देश बन गया, क्योंकि इन्होंने केवल अपने राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो विदेशी लोग आए थे, जो आक्रमणकारी आए थे, उनके लिए बोला गया है, इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। और जो भारत के लोग, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनके प्रति जो प्रतिक्रिया हुई, अर्थात उनसे जो युद्ध किया, वो मूलतः राष्ट्रवादी थे। जो भारत की तरफ से लड़े थे, उनके अंदर ये भावना थी कि हम राष्ट्रवाद यानी कि भारतीय हैं, इसलिए हमने उनसे युद्ध किया। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी, साथ साथ संकुचित सोच भी थी। धर्म की, दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक ढांचा, इसके व्यापक घेरे में भी उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते हैं। जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे थे, तो दर्शन, इतिहास, परंपरा, ये सब, ये भी एक प्रकार का संकीर्णवाद था और राष्ट्रवाद, दोनों ही मिलीजुली थी। जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, भारत को जो प्रारंभ में ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातियां और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। ये सारी चीजें, राष्ट्रवाद का, हिंदूवाद जो था, वही राष्ट्रवाद का आगे चलकर प्रतीक बना, और यही दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, क्योंकि हमें अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा करनी ही थी, जिसमें वे सभी तमाम गहरी जातियां भी आती हैं, जो भारत में आई थी और भारतीय संस्कृति में जब्त हो गई थी, जिन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचारधारा से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया था। अब जो लोग जिन्होंने आके बौद्ध धर्म अपना लिया था, उनको भी भारत को बचाना था। भारत के संरक्षक इसलिए बने क्योंकि यहाँ जिस भगवान को वो मानते हैं, जिस गौतम बुद्ध को मानते हैं, उनकी वह पुण्य जन्म भूमि है यहाँ पर। इसलिए राष्ट्रवाद की भावना भी ऑटोमेटिक उन लोगों में भी बन गई, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, अलग अलग तरीके से उपदेश दिया, और उन्हीं का निर्वाण यहाँ पर हुआ है। यानी कि गौतम बुद्ध की वजह से, कि ये गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लिया और उनको यहाँ पर निर्वाण अर्थात मृत्यु हुई, उनकी जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ऐसे लोगों ने भी भर राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर पनप गई। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय था, लेकिन अगर उसकी जड़ें देखी जाए, भारत में थी, लेकिन उसने विस्तार अपना सारे देशों में कर लिया था। जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था स्लाइड में कि चाइना, नेपाल, तिब्बत, जापान, श्रीलंका, है ना, म्यांमार, सब जगह फैल चुका था, तो अंतरराष्ट्रीय हो गया, विश्व धर्म बन गया था। और विश्व धर्म के लिए संगीत सभाएं भी होती थी। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप विकसित होता चला गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। इस प्रकार से यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जाति तत्वों के प्रति सहनशील तो और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उतनी उग्रता, बर्बरता बढ़ती जा रही थी। जिस प्रकार हम अपने देश के लोगों के प्रति सहनशील थे, उदार थे, परोपकारी थे, उतने ही हम विदेशियों के प्रति आक्रामक, ठीक है, उग्र हो जाते थे। हम अपने देश पर विदेशियों का आक्रमण जो था वो सहन नहीं कर पाते थे, और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी थी। और जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आता, यहाँ पर जो राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाती, उग्र हो जाती, और हम उनसे युद्ध करते, और ऐसे करते करते हमारा साम्राज्य भी, वहां जो भी राजा, जैसे आप समुद्रगुप्त को देख रहे हो कि समुद्रगुप्त किस प्रकार से उसको भारत का मतलब अलग अलग जो नाम दिए गए हैं, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगता। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। ये बहुत ही सुंदर शब्द है कि किस प्रकार प्रबुद्ध मतलब बहुत ही बुद्धिजीवी लोग, शक्तिशाली, बहुत ही प्रतापी राजा रहे, अत्यंत सुसंस्कृत, यहाँ पर बहुत ही साहित्य का विकास हुआ, बहुत सारे कवियों ने यहाँ पर साहित्य का विकास जो था हर एक शासक के समय, कालिदास भी आपके इसी युग में थे, तेजस्विता वो दिखाई दी, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये सारे शब्द जो है वो स्वर्ण युग की संज्ञा में आते हैं। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिस प्रकार भारत का जो मतलब नेपोलियन है, वैसे भारत के समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। उसने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था, साहित्य और कला की दृष्टि से बहुत ही शानदार समय था।
कौन सा? गुप्त युग। अब आपको देख रहे हैं कि सामने एक वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का एक चित्र बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो कला और संगीत प्रेमी किस प्रकार से थे। ये सारी चीजें हमको ये गुप्त काल में पता चलती हैं। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली समृद्ध राज्य पर शासन किया। मतलब लगभग 150 वर्षों तक चरम सीमा तक रहा, विकास किया अपना। 300 से लेकर 600 तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, लेकिन 150 वर्षों तक चरम सीमा पर रहा। 150 वर्षों तक उसने उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर, और फिर उसके बाद 150 वर्षों तक चरम सीमा पर रहा, और 150 वर्षों तक जो साम्राज्य में बाकी शासक आए वह अपने साम्राज्य को बचाने में लगे रहे। जब बचाएंगे तो विस्तार कहां से करेंगे, और ऐसे सिकुड़ते सिकुड़ते वह लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला करते रहे, और ये गोरे हुड़, जो हुड़ों का आक्रमण आप देखेंगे किस प्रकार से, ये भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो बहुत ही हुड़ों के आक्रमण के बारे में बताते हैं, किस बहुत भयंकर आक्रमण हुआ था, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार मचाई थी। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया। यशोवर्मन जो है, यशोवर्मन द्वितीय भी बहुत फेमस राजा रहा, ये यशोवर्मन की बात कर रहे हैं। उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया, लेकिन गुप्तों के वंशज वालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत में लौट जाने दिया। मिहिर गुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान और कपटपूर्ण हमला किया। उत्तर भारत में हुड़ों का शासन बहुत थोड़े समय तक रहा, लगभग आधी शताब्दी तक। हुड़ों ने ज्यादा शासन नहीं कर पाया, आधी शताब्दी मतलब लगभग 50 वर्षों तक। जब उन्होंने गुप्त वंश में कुछ शासक जो रहे, अंतिम शासक, उनको पराजित कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन 50 वर्षों तक। बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में ही यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा कर देते और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते गए, और कुछ लोग यहाँ पर रह गए, कुछ तो 50 वर्ष के बाद अपने देश वापस चले गए, और जो यहाँ रह गए वो भारतीय हो गए, भारतीय संस्कृति में जज्ब होते गए। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए थे। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में, हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं, उनके बारे में कन्नौज खुशबुओं की नगरी से लेकर मध्य भारत तक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को अपनाते थे और प्रतिवर्ष जाके दान करते थे, गंगा स्नान करते थे, बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता है। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है, त्सांग या युआन चुआन भारत आए हुए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के समय जो आए थे, हर्षवर्धन को कवि नाटक के रूप में रत्नावली, नागानंदी, उनके कुछ जो नाटक हैं उनके नाम हम पढ़ते हैं, जीके भी पूछे जाते हैं। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकार और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग उस समय था जब अरब से रेगिस्तान, अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था, कि किस प्रकार वो एशिया में अफ्रीकी कंट्री से आके एशिया में फैल रहे थे, उनके बारे में। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।